देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शॉट है। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में ना मैंने दो होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 3 और 4, लेकिन 3 वाला ना नहीं होगा क्योंकि वो डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था, मैंने गलती से दे दिया। वो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, वो वाला क्वेश्चन था शायद। हम लोग इलास्ट्रेशन 3 करेंगे, वो इंसॉल्वेंसी का रूल्स पता होने के बाद। इलास्ट्रेशन 4 कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके जितना सारा उससे क्वेश्चन होगा उसके बाद ही हम लोग बाकी जो है ऑल डेफिशिएंसी वाला करेंगे। पहले इलास्ट्रेशन 4 करेंगे, ये हमारा वही प्रीवियस वाले टॉपिक का ही मतलब टार्नेट वर्सेस मूरे लगेगा अगर हम लोग का इंसॉल्वेंसी है किसी पार्टनर का, और अदरवाइज हम लोग का क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा। लेकिन सभी में हमारा अकाउंट तो कॉमन है, क्या क्या, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, बैंक। ठीक है। गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ। गुड मॉर्निंग मैम। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1 decided to dissolve their partnership on 31st March 2022 when their balance sheet was as under। तो बैलेंस शीट में देखो बैंक अकाउंट है, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लांट मशीनरी, पेटेंट और कैपिटल दो पार्टनर का इधर दिया हुआ है। तो कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर देने का मतलब क्या है, डेबिट हो गया है। ठीक है, क्या करते हैं, जा भी नहीं रहा। ठीक हो जाएगा, इसमें से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो बोल रहे हैं कि क्रेडिटर, क्रेडिटर इतना बोला है। ठीक है, फिर क्रेडिटर और यहाँ पर इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो इसको ना रेड कलर का करते, मेरे इसमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन से। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्रेडिटर है, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट अपना बनेगा। ठीक है, क्यों क्यों बनता है, क्योंकि इसमें रियलाइजेशन करने वाला कुछ है नहीं। ये रियलाइजेशन में जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, ये रियलाइजेशन, ये भी रियलाइजेशन, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब जिधर जाएगा डेबिट है तो डेबिट मतलब टू बैलेंस आएगा, बाई की जगह ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। अच्छा, ये दोनों हम लोग का कैपिटल में जाएगा। ये बताओ इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये कहाँ पर जाएगा। नहीं, पार्टनर कैपिटल में क्या जाता है, जो पार्टनर लोगों को बिलोंग करता है। पहले ये सोचो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर लोगों का है कि बाहर वाले का है कि पार्टनर लोगों का है, क्योंकि नाम क्या है। हाँ, अगर पार्टनर्स फॉर प्रोविडेंट फंड होता तो उसमें जाता, क्योंकि एम्प्लॉय तो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, एम्प्लॉय को तो देना ही पड़ेगा, तो ये फिर कहाँ पर जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। One of the creditor took some of the patent whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. Balance of the creditor were paid at discount of 400। अच्छा, बोल रहा है कि एक क्रेडिटर है जिसने पेटेंट लिया है, जिस पेटेंट का बुक वैल्यू है 5,000। अब पेटेंट टोटल कितना था, पेटेंट टोटल था हम लोग का 8,000, इसमें से कितने का पेटेंट चला जाएगा, 5,000, लेकिन उसका वैल्यू कितना लिया गया है, 3,200। मतलब क्रेडिटर कितने से कम होगा, 3,200 से कम होगा। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर 400 डिस्काउंट में जाएगा, तो क्रेडिटर कितना था, 15,700। इसमें से कितना हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, तो फिर बचा कितना, इसमें हमें कितना पे करना है, इतना पे करना है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री कौन सा दिखाएंगे, सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये वाला तो हमारा एक्सचेंज है, पेटेंट के बदले हो रहा है। तो अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के बिना तो एंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 का इन्होंने लिया था, जो कि मेंशन नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। तो हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक बार जब पढ़े हैं तो वहां पर रूल्स हम लोगों ने देखा था, तो बैलेंस शीट में नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ ना। तो नॉर्मली अगर
कोई किसी का डेथ होता है तो पॉलिसी वैल्यू मिलता है, तो पॉलिसी वैल्यू तो इतने का था और सरेंडर वैल्यू इतना है, तो इनको क्या मिलने वाला है? ये वाला मिलेगा 4500। अब इसका क्या करना चाहिए? देखो नॉर्मली तो पार्टनर भी डिस्ट्रीब्यूट करते ही हो, लेकिन यहाँ कुछ और होगा। सोचो कि इनको बिजनेस बंद करना है, तो इनको जो भी बेच के जो मिल रहा है वो पैसा क्या करना है? पे ऑफ करने के काम लगाना है ना, तो ये वाला फिर कहाँ जाना चाहिए? रियलाइजेशन। हाँ, बैंक भी तो आएगा ही, बैंक टू जेएलपी होगा, लेकिन नॉर्मली जेएलपी का वैल्यू क्या होता है? पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पार्टनर लोगों को ही बिलोंग करता है, लेकिन पे करने के लिए इनको क्या चाहिए? पैसे का जरूरत है ना, तो ये पैसे को भी यूज कर लेंगे पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है फिर वो तो डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली होगा ना। रियलाइजेशन अगर प्रॉफिट हो जाएगा रियलाइजेशन में, तो वो तो पार्टनर को ही जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या करना है हम लोगों को? इसको रियलाइजेशन में देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है रिमेनिंग एसेट वेयर रियलाइज्ड कैसे हुआ है? डेटर का वैल्यू बता दिया, स्टॉक प्लांट मशीनरी पेटेंट 60% रिकवर है, एक्सपेंसेस बोला है इतना, तो ये बिजनेस से पे हुआ है। डी इंसॉल्वेंट हो गया है और 25 पैसा इन रुपी वाज रिकवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स क्लेम अगेंस्ट हिज एस्टेट। तो फर्म को डी से जो भी मिलेगा उसमें डी से 25 पैसा इन रुपी दे सकता है, हमें नेसेसरी लेजर बनाने के लिए बोला है। तो लेजर का नाम नहीं बोल दिया, लेकिन हम लोग बनाएंगे क्या? रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक, ठीक है। बनाओ रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक। रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक। अब सब डेटा हम लोग को पुट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है? हम लोग सब एसेट और लाइबिलिटीज के वैल्यूज को जीरो करना चाहते हैं। तो एसेट डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट करना है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करना है, तब जाके वो कैंसिल होगा। सबसे पहले बैंक मिल गया, तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है, तो टू बैलेंस बी डी 535। ये टू बैलेंस बीडी इसीलिए होता है क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। तो एसेट का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड होता है, इसी वजह से इधर ब्रॉट आउट। फिर डेटर स्टॉक ये सब हम लोग को किधर लिखना है? ये ऑलरेडी डेबिट आइटम है तो इधर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, डेटर, डेटर है 15850। डेटर के बाद हम लोग को लिखना है स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट मशीनरी, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट मशीनरी और पेटेंट। अच्छा, वैल्यू भी लिख लेते हैं देख देख के। 25 डेटर है 15850, अच्छा वो लिख लिया था। स्टॉक है 25,200, प्रीपेड 800, प्लांट मशीनरी 20,000। प्लांट मशीनरी 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस 800, और ये वाला स्टॉक है 25,200 और पेटेंट है 20,000। ऐसे करने पे, ओ 8,000, ऐसे करने पे हमारा सारा वैल्यू जो है एसेट का जीरो हो गया। अच्छा, अब इधर ये दोनों कैपिटल लिखना है, तो ये हम लोग का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, 3,200 सी का और डी का 8,415। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्रेडिटर 15,700, ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज।
अच्छा देखो, तो मेरा आवाज आ रहा है? तुम लोग नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकंड। फाइव जी 0 अच्छा, क्रेडिटर क्रेडिटर लिख रहे थे हम लोग। क्रेडिटर 15,700। क्रेडिटर के बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी लिखो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट लिखो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 6,300। अच्छा, अब इसके बाद कैपिटल लिखो 40,000 और 20,000 इधर। बाई बैलेंस बीडी, जिनका पॉजिटिव कैपिटल था, तो कैपिटल क्रेडिट होता है तो इधर जाएगा 40,000 और 20,000। तो ये सब लिख के हम लोगों ने अपना बैलेंस शीट को खाली कर दिया है, ठीक है। जो करना चाहिए सबसे पहले, ये सारा चीज हम लोगों ने कहीं ना कहीं लिख लिया जहां लिखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है एक क्रेडिटर है जिसने पेटेंट लिया था और बाकी अमाउंट का हम लोगों को पे करना पड़ा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट हो रहा है क्रेडिटर को, तो टू बैंक लिखना है। पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर देखो टोटल कितना था, यहाँ पर दिख रहा है 15,700, ठीक है। इसमें से 3,200 पेटेंट के थ्रू एडजस्ट हो गया और बाकी का भी हमें 400 डिस्काउंट पे करना। 12,100। अब ये बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर देते, बैंक में ले जाके इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देना है। बैंक में हम लोग लिखेंगे बाई रियलाइजेशन पेड टू क्रेडिटर 12,100। अच्छा, इसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अभी मैंने बोला ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पॉलिसी वैल्यू 20,000 है, लेकिन किसी का तो डेथ नहीं हुआ है, तो मिलेगा सरेंडर वैल्यू 4,500। तो इसको हमें कहाँ लिखना है? सबसे पहला बात है कि ये नॉर्मली पार्टनर लोगों को जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि पे ऑफ करने के लिए पैसा इनको, जैसे सारे एसेट बिक रहे हैं, इससे भी पैसा आया, तो इसको भी उसी काम में यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर क्या हो जाए, कहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को फिर? हाँ, तो यहाँ पर लिखिए बाई बैंक जेएलपी। सरेंडर वैल्यू मिलेगा 4,500 और इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करेंगे? हाँ, यहाँ पर बैंक में टू रियलाइजेशन जेएलपी 4,500। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिमेनिंग एसेट का रियलाइजेशन बोला है, यानी बाई बैंक बोल के डेटर स्टॉक प्लांट मशीनरी ये सब आ जाएगा। ये सब रियलाइज्ड हुआ है, मतलब बेच के पैसा मिला है, तो बाई बैंक। इसके नीचे नीचे ही लिख देते हैं। इसमें आ जाएगा हम लोग का सबसे पहले डेटर 10,800। अच्छा, इसके बाद स्टॉक 15,600। 15,600। अच्छा, और जाएगा प्लांट मशीनरी 12,000। पेटेंट 60% बुक वैल्यूज, तो पेटेंट ना कुछ तो हमारा चला गया है, वैसे ही एडजस्ट हुआ था क्रेडिटर में। पेटेंट देखो कितना था 8,000, इसमें से देखो 3,000 नहीं, हाँ 5,000 बुक वैल्यू 5,000 था। ये देखो 5,000 का पेटेंट हम लोगों का
क्रेडिटर के लिए चला गया, तो बाकी जो पेटेंट है उसका पूरा वैल्यू रियलाइज नहीं हुआ है, उसमें भी बोल रखा है कि रियलाइज हुआ है हम लोग का 60%, तो निकालोगे 12 ओ 1800 ये होगा। अच्छा, पेटेंट हो गया, इसके बाद और क्या था? और अच्छा, एक्सपेंसेस रियलाइज्ड 1500, ठीक है, तो ये बिजनेस से गया तो क्या लिखेंगे? टू बैंक एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो ये हम लोग का आ रहा है 1500 एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अच्छा, ये बैंक का क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ये अभी अभी जो लिखा दो, इसमें हो जाएगा यहाँ पर जेएलपी के नीचे नीचे लिखते जा रहे हैं। टेटर 10,800, स्टॉक 15,600, प्लांट 12,000 और पेटेंट 1800। पेटेंट 1800। अच्छा, और इधर रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे हुआ है, तो एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन ये कितना हुआ? 1500। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, और एक चीज हम लोग को हमेशा देखना है, कोई लाइबिलिटी हमारा पे ऑफ होने पे बाकी है कि नहीं, जो हम लोगों ने रियलाइजेशन में लिखा है। तो क्रेडिटर पे ऑफ हुआ, लेकिन इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं है, तो मैंने नोट लिखवाया था ना कि अगर हमें बोले या ना बोले, हमें उसको क्या कर देना है? पे कर देना है। तो बुक वैल्यू पे जाएगा तो कितना पे हो जाएगा? 6,300। ये मेरा नोट्स लिखवाया हुआ था लास्ट दिन भी, ऐसा एक पॉइंट आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं, मेरा जगह नहीं होगा, ठीक है, इधर लिखा है मैंने, टू बैंक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड 6,300, तो ये भी हम लोग का बैंक में चला जाएगा इधर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,300। अच्छा, बस और कुछ नहीं है। अब बोला है कि 25 पैसा डी दे पाएगा, डी इंसॉल्वेंट है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज करके देखो प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। तो देखो रियलाइजेशन को क्लोज करके लॉस ही आएगा, देखो। हाँ, 23,050 रुपीज लॉस आ रहा है। 23,050 का लॉस आएगा, और टोटल आ रहा है 89, 89,750, 89,750, तब ये बैलेंस आएगा, ठीक है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 4:3:2:1, 4:3:2:1। तो 4:3:2:1 मतलब कितना होगा? 2+1 3 3 6+4 10, तो 10 से डिवाइड हो गया, मतलब 2305 इंटू 4, 2305 इंटू 3, ऐसे करके पहला वाला 9220। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये हो गया 6915। फिर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, हाँ 4610, और इसका आधा हो जाएगा 2305, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रियलाइजेशन लॉस। ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, टू रियलाइजेशन लॉस बोल के क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। तो टू रियलाइजेशन लॉस बोल के 9,220, टू रियलाइजेशन
लॉस 9,220, 6,915, 4,610, 2,305। ठीक है, ये हम लोग का रियलाइजेशन लॉस आ गया। अच्छा, अब इंसॉल्वेंसी होने पे हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? पहले जो सॉल्वेंट पार्टनर है, तो कौन इंसॉल्वेंट है? डी। डी को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी सॉल्वेंट है। ठीक है, सभी को अपना सॉल्वेंसी फिर भी प्रूव करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? रियलाइजेशन लॉस के बराबर कैश लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक का लेजर है तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक। ये गार्डनर वर्सेस मोरे का जो रूल्स है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो कौन कौन लाएगा? ए लाएगा, बी लाएगा, सी लाएगा और डी नहीं लाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि डी, डी कितना ला सकता है? डी का ना यहाँ बोला था कि डी कुछ अमाउंट ला सकता है। अच्छा, इस बैंक का क्रॉस पोस्टिंग कर ले यहाँ पर बैंक अकाउंट में, वो रियलाइजेशन का। तो टू क्या लिखेंगे? टू, हाँ टू डीज कैपिटल, नहीं, ए, एस कैपिटल, ए बी सी, ये तीनों का नाम है। टू सीज कैपिटल, 9,220, उसके बाद 6,915,4,610, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डी के लिए कुछ बोल रखा था, ये बोला था कि डी बिल्कुल नहीं दे सकता, ऐसा बात नहीं। 25 पैसा इन्हीं रुपी दे सकता है, मतलब 1 रुपीज की जगह 25 पैसा, मतलब हाँ 1/4 या फिर 25% वो पे कर सकता है। तो डी का लॉस कितना है? देखो डी का इतना अमाउंट का लॉस है टोटल 8415 और 2305। तो यहाँ पर लिख लेते, वर्किंग नोट बना लेते हैं। डीज लॉस, डी का लॉस हो रहा है, टोटल कर दो वो दोनों अमाउंट को। 8415 प्लस 2305 कितना होता है? 10,720। ठीक है, अब इसमें से डी कैन पे 25%, तो कितना हो जाएगा? 2680। अच्छा, तो फिर जो पे नहीं कर पाएगा वो कितना होगा? 8040, है ना? डी ये अमाउंट नहीं पे कर पाएगा, तो ये कौन पे करेगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर है, और उनको पे करना है। सॉल्वेंट पार्टनर को तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर देखो एक पार्टनर सॉल्वेंट होने के बाद भी उसका अकाउंट का क्या बैलेंस है? हाँ, तो वहां पर हम लोगों ने लास्ट दिन नोट लिखा था ना, देखो याद करो मैंने क्या लिखा था कि एनी पार्टनर विथ डेबिट बैलेंस, ये देखो एनी पार्टनर विथ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, कहां से लगे, बट नॉट इंसॉल्वेंट नीड नॉट बियर एनी लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, लिखवाया था मैंने। तो ये रूल्स याद रखना है हम लोगों को कि रियलाइजेशन लॉस का कैश सबको ही लाएगा, चाहे उसका डेबिट बैलेंस हो चाहे उसका क्रेडिट बैलेंस हो। पार्टनर सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस को बेयर नहीं करेगा। इस तरीके का हमें दिया हुआ है। ठीक है, रूल्स तो वही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बेयर कौन करेगा? ए और बी करेगा। ठीक है, सी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गार्डनर वर्सेस मोरे का रूल्स वही बता रहा है कि जो जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसको नहीं करना पड़ेगा, तो फिर सी को नहीं करना पड़ेगा। अब ये कौन से रेशियो में करेंगे? कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो पे डिपेंड करता है कि हमारा फिक्स्ड मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट नहीं होता है। करेंट अकाउंट होने से वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, और अगर करेंट अकाउंट नहीं है तो वो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो हम लोग को एग्रीड कैपिटल लेना पड़ेगा। तो एग्रीड कैपिटल का भी मैंने लिखवाया था। एग्रीड कैपिटल मतलब क्या क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, कहाँ गया, कहाँ चला गया, हाँ ये देखिए, कैपिटल लेना है, कोई रिजर्व है वो लेना है, कोई पीएल है वो लेना है, मतलब जो पार्टनर को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर एक भी ऐसा आइटम था जो कि पार्टनर को बिलोंग करता है? नहीं था, तो सिर्फ हम लोग का कैपिटल ही निकल के आएगा।
कैपिटल अकाउंट में देखो ना, पार्टनर को बिलोंग करता है ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं था इस क्वेश्चन में। तो फिर हम लोग का रेशियो कितना हो जाएगा, 40,000:20,000, ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो हम लोग का हो जाएगा 4:2, ठीक है, कैपिटल रेशियो। तो 4:2 में इसको डिवाइड करो, 8040 इंटू 4/6 और 8040 इंटू 2/6, देखो कितना होता है। हम्म 2680 और 5360, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा, जो कंपेंसेट करेंगे उनका कैपिटल वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो ए डेबिट बी डेबिट होगा, ये देखो, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, टू क्या हो जाएगा, डी इज कैपिटल, ठीक है। यहाँ मैंने कैपिटल नहीं लिखा। अब इसका हमें क्या करना है, पोस्ट कर देना। यहाँ पर कितना आएगा 5360, यहाँ पर कितना आएगा 2680, और टोटल में आ जाएगा 8040। तो हम लोग को क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट में बाई इज कैपिटल, बाई बी इज कैपिटल। यहाँ पर लिखेंगे बाई इज कैपिटल, बाई बी इज कैपिटल। अच्छा, कितना लिखेंगे डी के कॉलम में, ये वाला 5360 और ये वाला 80। यहाँ पर तो क्या होगा, डी इज कैपिटल। अब ए में लिखना है कितना, 26, नहीं, 5360 और इनका हो जाएगा 2680, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करते वक्त बैलेंस बैलेंस नहीं लिखना है, बिजनेस बंद हो जा रहा है तो किसी पार्टनर को पैसा मिलेगा या फिर किसी पार्टनर को पैसा लाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो डी को क्लोज कर दो। डी का क्लोज हो चुका है, देखो डी को 10,720 का लॉस था जो वो नहीं दे पाया, वो बेयर कौन किया, सॉल्वेंट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, वही 10,720, ठीक है। अच्छा, अब सी का देखो, सी का यहाँ पर सी को लाना पड़ेगा, दिख रहा है, देखो सी का क्रेडिट बैलेंस था कैपिटल का और रियलाइजेशन लॉस इतना हुआ, मतलब सी का टोटल लॉस कितना हुआ 7,810, और सी का पॉजिटिव कितना है 4,610। तो इतना माइनस हो जाएगा, लेकिन बाकी पैसा तो बिजनेस में डालना पड़ेगा ना, मतलब बाई बैंक हो जाएगा। क्या आगे बार बोलो, जो पे कर सकते हैं 2,680 दोबारा अमाउंट। ओ वो नहीं लिखा ना हम लोगों ने, हाँ हाँ हाँ, ये लिखना पड़ेगा, ये जो डी जो पे कर सकता है 2,680 उसका नहीं लिखा मैंने, हाँ सही बात है। तो डी जो पे कर सकता है उसका क्या लिखेंगे, बाई बैंक, हाँ, जो डी खुद पे कर सकता है, यहाँ पर डी के कॉलम में आ जाएगा 2,680, तब जाके होगा ना 10,720, नहीं तो कम होगा 2,680 से, ठीक है। अच्छा, इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होगा बैंक का, 2D's कैपिटल 2,680, 2D's कैपिटल 2,680, ये अमाउंट डी खुद पे कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर सी का बैलेंस तो उतना ही आएगा जितना हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक, सी को लाना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि उसका लॉस ज्यादा है, कैपिटल से एडजस्ट नहीं हो रहा है। कैपिटल से सिर्फ कितना एडजस्ट हो रहा है 4,610 एडजस्ट होगा, बाकी इसका कितना हो जाएगा 3,000। देखो ना, ये बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, देखो इसके कैपिटल इतना है, वो रियलाइजेशन लॉस का एडजस्ट कर पाएगा, लेकिन ये 3,200 एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उतना इसको अमाउंट लेके आना पड़ेगा, हो गया। और बी का देखो, बी का 20,000 कैपिटल क्रेडिट है और उसने ऑलरेडी 6,915 लाया है, तो 26,915 उसने पॉजिटिव बैलेंस रखा है, और उसका लॉस कितना है 6,915, ये माइनस कर देते हैं तो ये 0 हो गया, मतलब यहाँ पर 20,000 हो गया, 2,680 लेस करने से इसको पैसा मिल जाएगा 320, तो टोटल हो जाएगा 26,915, ये हो गया मेरा टू बैंक, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो 40,000 और 9,220,
तो 9220 एडजस्ट, मतलब यहाँ पर तो 49220 हो रहा है। तो इनको भी देखो पैसा मिलेगा क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस कितना है 40,000, इन्होंने अपना रियलाइजेशन लॉस एडजस्ट कर लिया और डी को 5360 दे दिया, उसके बाद भी इनका पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है तो इनको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? हाँ। अच्छा, अब इसका बैलेंस हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ पर? बैंक अकाउंट में। अभी जो बाई बैंक टू बैंक हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू बीस कैपिटल और बाई, नहीं सॉरी, टू सीज कैपिटल, ये हो जाएगा इधर टू सीज कैपिटल और इधर बाई ए और बी। तो सीज कैपिटल 3200, ए बी का हो गया 34,640 और 17,320। दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। देखो कितना 12,100, 1,500, 6,300, 34,640 प्लस 17,320, 71,860 इधर वाला 71,860 ही होना चाहिए। 71,860 minus 3,200 minus 2,680 minus 4,610 minus 6,915 minus 9,220 1,800 12,000 15,600 10,800 4,500, हाँ 530, 71,860। ठीक है, दोनों साइड मैच हो गए। इसके बाद इस तरीके का सेम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 तो हम लोगों ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे थीम शॉर्ट एंड फैट वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 30th सितंबर बैलेंस शीट। अब इनका ईयर जो है ना वो 30th सितंबर को क्लोज होता है, मतलब शुरू कब होता होगा? अगर मार्च में खत्म होने से अप्रैल में शुरू होता है, अक्टूबर में शुरू होता होगा, 1 अक्टूबर से 30th सितंबर। अब इनका बैलेंस शीट देखो, प्रीमाइसेस, फिक्सचर, प्लांट, स्टॉक, डेटर, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट भी है। मतलब ये लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये जाएगा और करेंट अकाउंट में ये जाएगा, साथ ही साथ पार्टनर को जो भी मिलेगा या पार्टनर को जो भी देना है, उनसे जो मिलेगा या देना है वो हम लोग का कौन से अकाउंट में जाएगा? करेंट अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बोल रखा है। अच्छा आगे देखो क्या बोला है। थीम डिसाइड टू रिटायर ऑन 30th सितंबर। अब यहाँ पर रिटायरमेंट भी है, थीम चाहता है कि वो रिटायर करे, ठीक है। एंड एज फैट appears टू बी शॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट। अच्छा, तो थीन रिटायर कर जाएगा, इसको रिटायर करना है, ठीक है। और जो फैट है इसके पास क्या नहीं है? एसेट नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट डिसाइड दैट ही डज नॉट विश टू टेक ओवर थीन्स शेयर ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, तो कोई रिटायर कर जाता है तो उसका शेयर किसको लेना पड़ता है? रिमेनिंग पार्टनर को, लेकिन थीन लेने से मना कर रहा है तो फिर क्या होगा? बिजनेस बंद करना पड़ेगा अगर सभी में डिस्प्यूट है तो। देखो बोल रहे
So all three partners decide to dissolve the partnership with effect from 30th September 2022. It then transpires that FAT has no private asset whatsoever. ठीक है, तो बोल रहा है कि फैट के पास भी ये मतलब ये देखा जा रहा है कि फैट के पास भी कोई प्राइवेट एसेट नहीं है. अच्छा, प्रीमाइसेस को बेच दिया इन्होंने 60,000, प्लांट बेच दिया, फिक्सचर बेच दिया, स्टॉक इज एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म. अच्छा, स्टॉक भी बिक गया 5% कम वैल्यू पे, डेटर भी इतने में रियलाइज्ड हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिस्चार्ज एंड क्रेडिटर आर आल्सो पेड इन फुल. मतलब बीओडी भी पे हो जाएगा और जो क्रेडिटर है वो भी फुल अमाउंट पे पे होगा. हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है रियलाइजेशन पार्टनर्स करेंट अकाउंट. अब देखो करेंट अकाउंट अलग से बनाने बोला है तो अलग से बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द क्लोजिंग ऑफ द फर्म्स बुक. अब जब मुझे बोल दिया है करेंट अकाउंट अलग से बनाओ तो हम लोग अलग से बनाएंगे क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं दिखाना पड़ेगा. तो रियलाइजेशन, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये तीन हम लोगों को प्रिपेयर करके देना. बनाओ. क्वेश्चन 2, रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स, पहले करेंट अकाउंट बोला है क्वेश्चन में तो हम वही लिख रहे हैं, पहले करेंट अकाउंट और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल. और तो कुछ बनाना नहीं बोला है. पार्टनर है थीम, शॉर्ट और फैक्ट. तो यहाँ कोई इंसॉल्वेंसी बोला था. हाँ बोला है ना, किसी का प्राइवेट एसेट नहीं है तो इनका किसी का भी नहीं है. देखो यहाँ पर बोल रहा है. अच्छा, सिर्फ फैट का. ठीक है. अच्छा चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले रियलाइजेशन में लिखते जो भी लिखना है. तो ये सन्ड्री एसेट रियलाइजेशन में लिखो. इधर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स. अच्छा, इसमें सबसे पहले ये 50,000 का आ गया प्रीमिसेस. फिर फिक्सचर 1,25,000, 1,25,000. प्लांट, स्टॉक, डेटर. प्लांट, स्टॉक, डेट. प्लांट है 32,500, 43,200, 43,200, 54,780. ये डेटर था 54,780. अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे. इधर आ जाते हैं क्योंकि इसके अलावा तो इधर कुछ है नहीं. कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी पॉजिटिव है सर. कैपिटल में कैपिटल लिखना पड़ेगा. तो बाई बैलेंस बीडी 80, 50, 20. 80, 50, 20. अच्छा, और करेंट अकाउंट ये भी पॉजिटिव है लेकिन फैट का नेगेटिव में दिया हुआ है, तो एक ये दोनों हम लोग का डेबिट साइड में जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है. ओ उल्टा बोल दिया मैंने, ये क्रेडिट में जाएगा और ये डेबिट में जाएगा. 29,700, 11,300. 29,700 और 11,300. और फैट का जो है वो हम लोग का नेगेटिव है, डेबिट है, तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा 14,500.
सन्ड्री क्रेडिटर ये हम लोग का चला जाएगा इसमें, सन्ड्री लाइबिलिटीज बोलते हैं, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर 84,650, ठीक है 84,650। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाना चाहिए बोलो? हाँ ये बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हाँ क्योंकि ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। बैंक अकाउंट हमें बनाने नहीं बोला है, अगर हम लोग लिखेंगे तो बैंक अकाउंट में कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अगर बनाते हैं तो वहां लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट तो बोला नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। तो सुनो, अच्छा अब बोल रहा है कि थीम डिसाइड किया, रिटायर करेगा, फैट अपियर्स टू बी शॉर्ट ऑफ। देखो प्राइवेट एसेट शॉर्ट है लेकिन इंसॉल्वेंट है ऐसा लेकिन नहीं बोला है, ये हमें ध्यान रखना। बोला है कि प्राइवेट एसेट कम है, हो सकता है, लेकिन अभी तक इंसॉल्वेंसी तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है। फिर बोल रहा है शॉर्ट डिसाइड दैट वो दूसरा शेयर, दूसरे का शेयर लेना भी नहीं चाहता है, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। तो हम लोग को सीधा यहाँ आ जाना चाहिए। इनका भी बोला है कि प्राइवेट एसेट कम है लेकिन कोई भी इंसॉल्वेंट ऐसा नहीं बोला है। अब हम लोग इस पे देखेंगे कि क्या क्या बिक गया, तो बाई बैंक बोल के लिखना पड़ेगा, प्लांट ये सब बिक गया, बाई बैंक। क्या क्या सेल हो गया? प्लांट, ठीक, पहले कुछ और, हाँ प्रिंसेस है 60,000, फिर प्लांट है 1,07,500, फिक्सचर 20,000, फिक्सचर 20,000। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर स्टॉक बोला है 5% कम में जाएगा, तो स्टॉक कितने में जाएगा? 95%। तो स्टॉक कितना था? 43,200। इस पे अगर 95% लगाएंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, या फिर 5% कम करके दिखाएंगे तो भी मिलेगा। कितना हो रहा है? नाइन्टी फाइव 40, हाँ 41,040 ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद स्टॉक के बाद इन्होंने क्या बेच दिया? डेटर 45,900 लिख, डेटर 45,900। अच्छा इसके बाद यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,500, तो टू क्या लिखेंगे? बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,500। अच्छा ये दोनों बैंक अकाउंट, अच्छा बैंक अकाउंट तो बना ही नहीं है तो ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्रेडिटर यहाँ पर दिख रहा है लाइबिलिटी, लेकिन उसका पे ऑफ हमें नहीं बोला है, तो फिर हम लोग क्या मानेंगे? वो बुक वैल्यू पे पे ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर टू बैंक के नीचे फिर से क्रेडिटर लिख दो, कितना हो जाएगा? 84,650 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर सकते, क्लोज करके देखेंगे रियलाइजेशन में प्रॉफिट है कि लॉस है। ব্যাংক ওভারড্রাফটটা বলেছিল পে অফ হবে, ওটা ওই যদি আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখাই ওখানে দেখিয়ে দেবো ক্যাপিটাল। হ্যাঁ কিন্তু ব্যাংক ওভারড্রাফটটা যেহেতু ক্যাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে হবে না, তাহলে আমরা ওখানে পে অফ দেখাবো। মানে ওর যদি অ্যাকাউন্টটা বানাতে বলতো তাহলে আমরা ওখানে কি দেখাতাম? এইসব ক্যাশ গুলো আমাদের যখন ক্রস পোস্টিং হতো না ব্যাংক গুলো, তখন ওটা পে অফ হয়ে যেত। इसका एक बार रियलाइजेशन लॉस निकाल।
35,540 540 होना चाहिए, कितना आ रहा है? तो लॉस आ रहा है ना, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर, पी एस और पी। ओ हाँ, फैक्ट। तो फिर यहाँ पर 40 नहीं 35,540 और रेशियो देखना पड़ेगा, रेशियो था 2:1, मतलब 2/5 2/5 और 1/5। कितना हो रहा है? 14,216, फिर से 14,216 और इसका आधा 7,108, टोटल 3,94,630। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे बोलो? रियलाइजेशन लॉस कहाँ देंगे? अगर मुझे कैपिटल और करेंट दोनों बोला है तो कहाँ देना चाहिए? करेंट अकाउंट में जाता है। देखो, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आएगा, पार्टनर को कुछ देना है लेना है, करेंट अकाउंट के थ्रू से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं होता तो कैपिटल अकाउंट में ही लिख देते। 14,216, फिर से 14,216 और उसके बाद उसका आधा मतलब 7,108। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेकिन इंसॉल्वेंसी का नहीं था, अगर होता तो हम लोग लिखते, क्योंकि एसेट कम होना किसी के पास और किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने में फर्क होता है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी तो वर्ड था ही नहीं क्वेश्चन में कि इंसॉल्वेंट हुआ है, वो तो कोर्ट डिक्लेयर करता है ना कोई इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं। अब और तो कुछ देना नहीं है तो इनका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोज करने पे जिसका जिधर भी बैलेंस आएगा, ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो? कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तब कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर अलग से बनाने के लिए बोला है तो इसीलिए अलग से बनाए, लेकिन ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। अब देख लो किधर किसका बैलेंस आ रहा है, इसका तो इधर बैलेंस आएगा तो बाई कैपिटल, इसका इधर ही आएगा 8,06,21 21,608 फैट का, इसका भी इधर आएगा 4, मतलब टोटल इधर आएगा, इधर बैलेंस आएगा, माइनस करने से ना रहा ये वाला 6,1 2,916। ठीक है, अच्छा और इधर इधर ज्यादा है 29,700 15,484 टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 29,700। अब ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो क्या लिखेंगे? सॉरी, कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो बाई करेंट अकाउंट, बाई करेंट अकाउंट और एक बार टू करेंट अकाउंट होगा, क्योंकि दोनों साइड ट्रांसफर हो रहा है ना, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस है। तो ये एंट्री हो गया कैपिटल टू करेंट अकाउंट, तो यहाँ पर एस में आ जाएगा 2,916 और इधर फैट में आ जाएगा 21,608 और इधर करेंट अकाउंट बोल के आ जाएगा हम लोगों का, हाँ, टी में 15,484। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, एक बार ना देखते हैं, रिटायर एंड फैट अपीयर्स टू बी शॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट। अच्छा, तुम लोग क्या बोल रहे थे, कौन जो है इंसॉल्वेंट लग रहा है? फैट, हाँ, यहाँ पर इंसॉल्वेंट मान के ही किया है क्योंकि प्राइवेट एसेट। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग वही मानेंगे, प्राइवेट एसेट शॉर्ट है तो फिर हम लोग मानेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, तो फिर गार्नर वर्सेस मोरे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोल रहा है।
ठीक है, तो अप्लाई कर लेंगे, बोला नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर किसी का प्राइवेट एसेट शॉर्ट एंड ना डिक्लेयर नहीं भी हो रहा है तो फिर भी हम लोग मानेंगे कि वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट मानना पड़ेगा अगर प्राइवेट एसेट कम हो रहा है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट फैट हो रहा है, तो फैट अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो इसमें सबसे पहले गार्डनर वर्सेस मौर्य का 2 स्टेप है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन का लॉस कौन लेके आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो कौन लेके आएगा, टी और एस। तो लिखो बाई कैश या बैंक लिखेंगे, बैंक लिखते हैं क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट बोला था, तो बैंक का लेजर मान के बैंक लिख लेते हैं। तो कितना कितना आएगा, और दोनों का है ना 14,216। ठीक है, अब फैट का लॉस कितना हो रहा है, 20,000 इसका क्रेडिट बैलेंस था और 21,600 डेबिट बैलेंस था, मतलब 1608 क्या हो गया लॉस। ये लॉस कौन बेयर करेगा, टी और एस। कौन से रेशियो में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल बोला है तो ये वाला रेशियो, ये वाला, ये देखो 8:5 इस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, एप्स लॉस 21,608 माइनस 20,000, इतना तो वो एडजस्ट कर लेगा क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस था बिजनेस में। अब ये जो लॉस है ये बेयर कौन करेगा, बाकी दो सॉल्वेंट पार्टनर टी और एस। अच्छा, दोनों का क्रेडिट बैलेंस था तो तभी वो दोनों लाएंगे, हाँ दोनों का क्रेडिट बैलेंस था तभी लाएंगे, नहीं तो नहीं ला सकते हैं, फिर एक ही को बेयर करना पड़ेगा। रेशियो 8:5, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिक्स्ड कैपिटल का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 16,8 इंटू 8 बाई कितना होगा 13, फिर 16,8 इंटू 5/13, देखो कितना 990, 89.5 तो 990 कर दो और इधर वाला माइनस कर दो, 16,8 से 990 माइनस करो तो आंसर जो आएगा ना उसको ऐड करने से 16,8 आएगा फिर। हाँ, ये आ गया। अब ये दोनों कंपेंसेट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा टीज कैपिटल डेबिट एस कैपिटल डेबिट टू एफ्स कैपिटल। ठीक है, तो टू एफ कैपिटल बाई टीज कैपिटल बाई एस कैपिटल। ठीक है, तो एफ के कॉलम में जाएगा 990 और ये वाला आया 618, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 990 और इसमें आ जाएगा 618। ठीक है, अच्छा और तो कुछ नहीं होगा, बस अब क्लोज करके देखो। टू बैंक या बाई बैंक जो भी आएगा, एफ का तो क्लोज हो जाएगा, उसका तो टोटल करने से 21,608 ही दोनों साइड आना चाहिए क्योंकि जो भी कम हो रहा था वो तो पार्टनर लोगों ने फुलफिल कर दिया। एस को बिजनेस से पैसा मिलेगा दिख ही रहा है क्योंकि उसका 50,000 क्रेडिट बैलेंस था, 14,216 वो और कैश लाया, तो 64,216 उसने बिजनेस में पैसा दे रखा है, जिसमें से माइनस होगा 2,916 और 618, उसके बाद भी उसके पास बच जाए। सिक्स 60,682 60,682 होना चाहिए क्योंकि ये 64 है और इनको भी मिलेगा है? हाँ, हाँ क्योंकि इनका तो बहुत ज्यादा बिजनेस में पैसा इंक्लूडेड है, 80,000, फिर ये करेंट अकाउंट का भी इनका पॉजिटिव आया था 14,216, ये भी लेके आए थे, तो टोटल हो रहा है 1, ये टोटल करने से ही तो पता चलता है 10,970, 1,09,007। ये हो जाए, देखो हम लोग को कभी भी ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दे और पे ऑफ बोले ना, ओवरड्राफ्ट हो या कैश बैंक हो, वो कैश बैंक अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो बोला नहीं है, हम एक बार बना के दिखा देते हैं कैसे होगा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का
तो ये देखो हम लोग का बैंक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट का हम लोग का नेगेटिव बैलेंस था तो इधर आएगा, ठीक है। ये एक बार जस्ट समझने के लिए, तो देखो हम लोग का जो बीओडी था वो 44,330 था, ठीक है। अच्छा अब देखो कैश बैंक क्या क्या है, इसको थोड़ा ऐड कर लो ना, ये जो बैंक का टोटल आया इसको ऐड करो, तो हम टू रियलाइजेशन बोल के लिख देते हैं कितना आ रहा है। टू रियलाइजेशन एसेट का टोटल करने पे पता चल जाएगा 2 लाख। अच्छा, और पे ऑफ हुआ है क्रेडिटर वाला और एक्सपेंस, तो बाय रियलाइजेशन जो पे हुआ है उन दोनों को ऐड करके बता दो क्रेडिटर और एक्सपेंस। ये वाला 89,150। अच्छा तो देखो मैंने बैंक का इधर पोस्ट कर दिया, ये भी हो गया ये भी हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये वाला, ये देखो टू बैंक जो आया है, तो बाई क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बाई टीज कैपिटल और बाई एस कैपिटल। कितना कितना आया, 1,0710 और ये 6682। हाँ वो भी लिखना पड़ेगा, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इधर आ जाएगा, है ना। टू रियलाइजेशन, नहीं कैपिटल बोल जाएगा। हाँ टू टीज कैपिटल टू एस कैपिटल 14,216 और 14,216। तो इनका टोटल कैश कितना बन गया, ये रियलाइजेशन का एसेट बेच के और ये दोनों जो है वो गार्नियर वर्सेस मोरे के लिए इनको लाना पड़ा, कितना हुआ 3 लाख समथिंग होना चाहिए, 2 लाख कुछ है तो। अब इसमें से क्या पे करेंगे, इसमें से रियलाइजेशन का एक्सपेंस और क्रेडिटर, यहाँ पर एक्सपेंस है प्लस क्रेडिटर है, ठीक है, ये पे कर देंगे। इन दोनों को ये पैसा बिजनेस से चला जाएगा और उसके बाद जो बचेगा देख सकते हो उसमें बीओडी भी हमारा पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड मैच होने का मतलब तो वही हुआ ना कि पे ऑफ हो जा रहा है। इस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे से क्रेडिटर रियलाइजेशन एक्सपेंस बीओडी पे करेंगे, पार्टनर लोगों को भी दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, जीरो, ठीक है, जीरो ही तो बचना चाहिए। जब बिजनेस बंद हो जा रहा है बिजनेस के अकाउंट में पैसा रह के क्या होगा, क्योंकि जब पार्टनर ही नहीं रहेंगे तो फिर पैसा किसका, ठीक है, तो इसीलिए ये जीरो हो जाएगा। चलो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 5 देखो, क्या मैच नहीं हो रहा है क्या, और चीजें लिखने का ये वाला मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, देखो मैच हुआ है कि नहीं, मुझे तो लगा मैच तो होना चाहिए सारा कुछ। अच्छा देखो फिर एक बार। ये ना जीरो है, जीरो जीरो, इसको गलत नहीं लिखा, 44,330, ओ 330 है इसीलिए गलत है। हाँ ये अमाउंट है, मैंने गलत लिख लिया था, बीओडी ये वाला है, अब आएगा ठीक है। एक थ्री मैंने कम लिख दिया, 44,330 है बीओडी, ठीक है, इसीलिए मैच नहीं हुआ। देखो इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है, मेसर्स XYZ हु
wherein partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1 respectively had the following balance sheet. XYZ का कैपिटल, Z का लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, और अच्छा इसमें ना कुछ अलग अलग पॉइंट है छोटा छोटा। देखो फिक्स्ड एसेट कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना डिसॉल्व का ही है, ठीक है। स्टॉक कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, बुक डेट रियलाइजेशन में, ये भी रियलाइजेशन में, कैश का अकाउंट बन जाएगा। अब देखो एडवांस टू वाई, ये वाई कौन है पार्टनर है, पार्टनर को बिजनेस से लोन मिला है। अब बोलो ये कहाँ जाना चाहिए, बोलो। हाँ ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, मैम मतलब इंटरनल लाइबिलिटी। हाँ ये लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, ये क्या है बिजनेस के लिए एसेट है। ये लाइबिलिटी कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने पार्टनर को, बिजनेस से पार्टनर को लोन दिया गया है, तो बिजनेस के लिए तो एसेट है, ठीक है। तो अब एडवांस टू ओ वाई, अच्छा मैम, मैंने उल्टा सुना था सर। अब देखो यहाँ पर y का देखो, y को एक्चुअली क्या है ना, y बिजनेस में कितना लगा रखा है बोलो तो 10,800। जब पार्टनर डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप फर्म, तब y को बोला जाएगा कि आप अपना 4,000 लेके आओ, क्योंकि आपको हम लोगों ने लोन दिया था। तो y क्या बोलेगा, ठीक है हम मानते हैं मैंने 4,000 मुझे पेएबल है, लेकिन मुझे भी तो बिजनेस से कितना मिलेगा, ठीक है। तो बोलेगा इससे एडजस्ट कर दो, ठीक है, मतलब मेरा ये रिसीवेबल अमाउंट को कम कर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो इसीलिए ये कहां पर जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ है जेड का लोन, अब जेड भी कौन है पार्टनर, लेकिन इसने क्या किया है, ये इसने लोन दिया है, तो फिर ये कहाँ जाना चाहिए, ये वाला तुम लोगों ने पहले बोला, ये अलग अकाउंट में जाएगा और पैसा होगा हमारे पास, तो इसको हम लोग पे कर देंगे। लेकिन पहले किसको पे करते हैं आउटसाइडर, सारे आउटसाइडर पे हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे जेड का लोन पे करेंगे। पार्टनर का लोन उसके बाद होता है, जब पार्टनर का लोन पे करने के बाद भी बच जाता है तो फिर पार्टनर के कैपिटल को हम लोग पे करते हैं। फिर देखो लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, तो मिसेस एक्स जो है एक्स की वाइफ है, लेकिन क्या पार्टनर थोड़ी ना है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये रियलाइजेशन में जाएगा, आउटसाइडर से लिया गया, क्योंकि वो पार्टनर तो है नहीं, भले ही इनके कुछ भी लगे, ठीक है। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा रियलाइजेशन, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट मेंशन अबव ड्यू टू कंटिन्यू लॉसेस, लॉस हो रहा है इसलिए बिजनेस बंद हो जाएगा। आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन above it was discovered that goods amounting 4,000 were in, अच्छा यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन है, देखो बोल रहा है या तो बोला कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, बिजनेस में लॉस चल रहा है। आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड, ये देखा गया कि दैट गुड्स अमाउंटिंग 4,000 हैव बीन परचेज्ड इन नवंबर हैड नॉट बीन रिसीव्ड बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब फिजिकली सामान नहीं आया, लेकिन हमारा अकाउंट तो एक्रूअल बेसिस पे चलता है, तो अगर हम लोगों ने परचेज कर लिया है तो बोल रहे हैं उसका एंट्री हम लोगों ने नहीं किया है। ये देखो ओ हैड बीन रिसीव्ड, अच्छा रिसीव्ड हो गया है बट परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो बोला अगर गुड्स परचेज होता है तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, मैम परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर कैश बैंक होना चाहिए कि क्रेडिटर होना चाहिए, क्रेडिटर ना, देखो क्योंकि हमें बोला नहीं है कि हम लोगों ने पे किया है, ठीक है। अच्छा अब इसका एंट्री अगर नहीं किया है तो इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिटर कम दिख रहा होगा तो क्रेडिटर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ जो क्रेडिटर दिख रहा है वो एक्चुअली कितना होना चाहिए और भी 4,000, और परचेज का इम्पैक्ट क्या आएगा, मैम परचेस बढ़ेगा। परचेज तो बढ़ेगा लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो बन चुका है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कैसे डालेंगे, मतलब कहाँ दिखाना पड़ेगा, देखो परचेज मैम अगर मैंने स्टॉक में। परचेज मैंने अगर नहीं दिखाया है तो इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है जीपी, मैम स्टॉक में जीपी मेरा 25,000। स्टॉक में करेंगे, जीपी क्रेडिटर दिखा रहा है ना, जो जीपी है उसमें पहले सोचो जीपी में क्या हुआ होगा, जीपी ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो जीपी ज्यादा दिख रहा है तो पीएल ज्यादा दिख रहा है, पीएल ज्यादा दिखा है तो पीएल एप्रो, उसमें क्या हुआ है पार्टनर लोगों को जब पीएल एप्रो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो पार्टनर लोगों को प्रॉफिट ज्यादा मिला कि कम मिला,
ज्यादा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ चुका होगा ना इसमें। तो इसमें प्रॉफिट क्या है, ये अमाउंट सभी का क्या है, ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट दिखा तो ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया, तो 4000 इनमें एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 इनमें से वापस लेना पड़ेगा। तो कैसे वापस लेंगे, जैसे दिया था, कैसे दिया था 2 to 1 में, तो इनसे उतने में ही क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्रेडिटर को हम लोग क्या करेंगे, 4000 से बढ़ाएंगे। ये दोनों इंपैक्ट आना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। फिक्स्ड एसेट रियलाइज, स्टॉक रियलाइज, बुक डेट। सिमिलरली क्रेडिटर को अलाउड किया, क्रेडिटर ने अलाउड किया है डिस्काउंट एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, एक्स एग्री टू टेक ओवर द लोन। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज बोला है, एक्स ने बोला है कि हम लोन ले लेंगे मिसेस एक्स का, टेक ओवर कर देंगे, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोन तो मेरा कैंसिल हो रहा है बिजनेस से, तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर पे कर देते तो टू बैंक हो जाता है, वो कौन ले ले रहा है, एक्स ले रहा है, तो एक्स का कैपिटल मतलब एक्स को बाद में बिजनेस से वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। वाई इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब गार्डनर वर्सेस मोरे अप्लाई होगा, एंड इज एस्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, और कुछ भी नहीं दे पाएगा, तो सारा का सारा लॉस कौन बेयर करेगा, एक्स। और जेड अगर दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है, तो जो कि है, ठीक है, तो ये दोनों बेयर करेंगे, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन 5। रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और कैश। कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें हमें रेक्टिफिकेशन करना है ना, उनसे प्रॉफिट वापस लेना है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा जगह लगता है। यहाँ पर लिखेंगे कैश। देखते हैं क्या क्या ब्रॉट डाउन होगा। देखो, फिक्स्ड एसेट इधर आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट है 40,000। इसके बाद स्टॉक 25,000, बुक डेट 25,000, मतलब डेटर होगा। प्रोविजन इधर आ जाएगा, प्रोविजन 5,000। इसके बाद कैश है, कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 1,000, टू बैलेंस बीडी 1,000। फिर यहाँ पर लोन था, एडवांस टू वाई था, वाई को एडवांस दिया गया, तो ये हम लोगों ने कहा दिखाने का बोला, हाँ, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये कहाँ पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में ना हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसको ना पहले रेक्टिफाई करेंगे, तो दो पार्ट में हम करवाएंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते एक बार, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो पुट करते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। ये कैपिटल लिख लेते पहले, उसके बाद लिख लेंगे। बाई बैलेंस बीडी 29,200, 10,800 और 10,000।
जेड का लोन नॉर्मली क्या हो जाएगा, पे ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका चाहो तो एक वर्किंग नोट बना सकते हो, अगर नहीं पे ऑफ होगा तो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लो, जेड्स लोन बोल के, छोटा सा ही बनेगा ये, पैसा होगा तो हम लोग पे कर देंगे, बाई बैलेंस बीटी 5000, क्योंकि ये इनसाइडर लाइबिलिटी है, पहले आउटसाइडर को पे करेंगे, अगर पैसा बचेगा तो फिर जेड का लोन भी पे कर देंगे क्योंकि वो तो पार्टनर है। और मिसेस एक्स का जो लोन है वो हम लोग क्या करेंगे, वो पे ऑफ करेंगे, लेकिन वो पे कौन कर रहा है बोलो तो वो कोई मिस्टर एक्स जो है वो टेक ओवर कर लिया था ना उस लोन को, तो फिर क्या वो हमें रियलाइजेशन में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब टेक ओवर ही कर रहा है तो फिर रियलाइजेशन में क्यों लिखे, रियलाइजेशन में तो तब लिखेंगे जब हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, तो हमें पे ऑफ किसको करना है, पार्टनर्स को, और वो तो उसका तो कैपिटल के साथ वो एडजस्ट होगा, तो फिर हम लोग को इसको कहाँ लिख देना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हुआ था, एंट्री, हाँ हाँ, तो एक्सेस कैपिटल में क्या लिखना पड़ेगा, बाई मिसेस एक्स लोन, ठीक है। अच्छा तो वो लिखेंगे, ठीक है, इसको पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर लिख लो रियलाइजेशन, सन्ड्री क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग का हो जाएगा 25। अब ये जो सन्ड्री क्रेडिटर नहीं, इसमें 25 में ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, 4000 का परचेज हम लोगों ने नहीं दिखाया था, तो ये 25 + 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, 29,000 कर दो, क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ था ना, तो इसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया जितना होना चाहिए, और परचेज कम दिखाने के वजह से पार्टनर्स कैपिटल में इम्पैक्ट आ गया है, तो कैपिटल का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, इसको कम करने के लिए मुझे किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, लेकिन एंट्री में लिखेंगे क्या, इसको लिखना है टू सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट क्यों इंक्लूड हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो ये ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर बोल के लिखना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 2:1, तो कितना था 4000 को इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर 1600 और इसका आधा 800। अब निकालो कि एक्चुअल कैपिटल कितना हो रहा है, फिर इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे यहाँ पर, मतलब रेक्टिफाई कर देंगे कैपिटल को यहाँ पर, देखो कितना होगा 29,200 27,600, 9200। अब हम लोग को क्वेश्चन ये वाले कैपिटल से करना चाहिए, ठीक है, ये रेक्टिफाई हो गया क्योंकि वो रेक्टिफाइड नहीं था, तो बाई बैलेंस बीटी 27,600, 9,200 और 9, 16,000 है, एक 16,000 है, 1600 होगा कि 16,000? नहीं नहीं 100 ही होगा ना, 4,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने 16,000 लिख दिया, गलत लिख दिया, ये 1600 होगा, ठीक है, 1600 है ना, 1600 4,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 16 16 और 8, हाँ ठीक। अब दो जो पोस्टिंग हम लोगों ने नहीं किया था वो कर लेते हैं, ठीक है, एक तो ये वाला एडवांस टू वाई 4,000, ठीक है, ये वाला एक एंट्री होगा, और एक अच्छा पहले इसका एंट्री क्या होगा, अगर वाई बोल रहा है मेरा इसको एडजस्ट कर लो मेरे 10,800 से, तो एडवांस जो है वो तो मेरा एसेट है, ठीक है। अब अगर वाई बोल रहा है कि मेरे कैपिटल से एडजस्ट करो, तो उसका कैपिटल कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, तो कम होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, टू क्या लिखेंगे फिर, एडवांस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एडवांस 4,000 वाई के कॉलम में चल जाए, ठीक है। और एक हम लोग का यहाँ से बाकी था, अब देखो इधर वाला हम लोगों ने सारा लिख लिया, ये वाला लोन जो है मिसेस एक्स का मिस्टर वाई टेक ओवर किए हैं,
तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा, मिसेस एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो क्या हो जाएगा, बाई मिसेस एक्स लोन, ठीक है। तो कहां पर जाएगा, एक्स वाले कॉलम में चला जाएगा, कितना अमाउंट था देखो, 10,000, 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सब लिख लिया, ओ लिखा नहीं है तो अभी तो इनकम्प्लीट है ना, यहाँ पर ये लिखा कहाँ है, हम लोगों ने जो बेचा ये सब तो लिखा नहीं, ये लिखना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट रियलाइज, तो ये बाकी है, लिखो बाय बैंक फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जो है 20,000 स्टॉक 21,000, 20,000 स्टॉक 21,000, बुक डेट 2,500, बुक डेट 2,500, ये हो जा रहा है, इसका टोटल कर लेते हैं तो जल्दी होगा, 20, 20, 40 और 20, 60, 61,500। अच्छा, और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, लेकिन बोल रहा है 2% डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तो कितना पे करना पड़ेगा, 98%। तो क्रेडिटर का कितना था, ये देखो 29,000, इसमें से हम लोग 98% पे करेंगे, 2% नहीं करेंगे, कितना होता है, तो ये दोनों ही हम लोग कैश बैंक जो अकाउंट खोल रखा है ना, कैश ना बैंक क्या खोला है, कैश खोला है, तो कैश में लिख दो, टू रियलाइजेशन और बाई रियलाइजेशन, यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, टू रियलाइजेशन और बाई रियलाइजेशन। यहाँ पर एक्स क्रेडिटर पेड, और यहाँ पर एसेट रियलाइज्ड, टोटल कर लिया ना, उसी को देख के लिखते हैं, एसेट रियलाइज्ड कितना होगा, 20 नहीं 61,500, और क्रेडिटर वाला पेमेंट हुआ 28,420, ये इतना आ रहा है कैश अकाउंट। अच्छा, इसके बाद इसको क्लोज कर सकते हैं, अब रियलाइजेशन और तो कुछ था नहीं, देख लो यहाँ पर, ओ रियलाइजेशन एक्सपेंस था 1080, अच्छा ये भी तो लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल रहा है, तो एक्सपेंस फॉर रियलाइजेशन 1080, इसको भी क्रॉस पोस्टिंग करना है इधर कैश में, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1080। अच्छा, और कुछ था क्या, एक्स एग्रीड टू टेक ओवर, ये हम लोगों ने कर लिया, वाई इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तो वाई के लिए हम लोग गार्डनर वर्सेस मोरे अप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं है, तो अब रियलाइजेशन को सबसे पहले क्लोज करके देखो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो, लॉस ही होगा, इधर ज्यादा है, 25, 25, 50, 50 और 40, 90, 90 और ये हो गया 1,18,420 प्लस 1,008। लॉस 24,000, 1,19,500, हाँ, मैम 24,000 এর লস হচ্ছে 24,000 लॉस, 1,19,500, 24,000 का लॉस हो रहा है बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर, एक्स वाई जेड, रेशियो है 2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, देखो कितना आता है, ये भी फिर 9600, ये इसका आधा हो जाएगा 4,800, ठीक है।
अब ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन लॉस बोल के, यहाँ पर टू रियलाइजेशन लॉस 9,600, 9,600 और 4,800। अच्छा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का केस है तो इसका मतलब ये अमाउंट सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको लाना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट कौन हुआ? वाई। तो वाई के अलावा बाकी दोनों का सभी का क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, लेकिन वाई नहीं लाएगा, बाकी लोग लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई कैश, क्योंकि कैश लेजर है तो हम कैश लिख रहे हैं इस पर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 9,600। वाई वाला ब्लैंक जाएगा, फिर यहाँ पर 4,800, ये हो गया। अच्छा, अब y का लॉस ये दोनों बेयर करेंगे तो क्या हम लोग का मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड ही है, क्योंकि फिक्स्ड होता तो दो अकाउंट दिखता ना, एक करेंट और एक ये। लेकिन हमें एग्रीड कैपिटल लेना है, लास्ट एग्रीड कैपिटल। लेकिन देखो कैपिटल में ऐड होने वाला तो कुछ था नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए जो पार्टनर को बिलोंग करता है। कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। तो हम लोग का रेशियो जैसा है वैसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल रेशियो जो है वही जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका लॉस कितना है y का। तो y का लॉस जो है वो y कुछ भी नहीं दे पा रहा है, तो पूरा बेयर किसको करना पड़ेगा? इन दोनों पार्टनर को। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखो y का लॉस कितना है। y लॉस, तो देखो लॉस कितना है। y का क्रेडिट साइड में कितना है? 9,200। अच्छा, डेबिट देखते हैं, डेबिट में लॉस दिखेगा। ये हो जाएगा 4,000 प्लस 9,600। देखो 4,000 प्लस 9,600 और माइनस कर देंगे जो इसका पॉजिटिव था 9,200, तो कितना लॉस है? 4,400। और ये पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? एक्स और जेड, ठीक है, एडजस्ट। ठीक है, तो एडवांस हुआ है, एडजस्ट तो होगा, लेकिन ये देखो इसका मतलब y को जो भी मिलना चाहिए उसमें से कितना कम मिलेगा? 4,000। मतलब देखो y का 9,200 क्रेडिट है, तो अब y बोल रहा है कि मेरा 4,000 एडजस्ट कर लो, तो उसका क्रेडिट कितना बचा? 5,200। और उसको रियलाइजेशन लॉस कितना लाना है? तो फिर उसको कितना लाना पड़ेगा? उसका 5,200 बिजनेस में दिया हुआ है, लेकिन उसको लाना कितना है? 9,600। तो उसका डेफिसिट कितना हो रहा है? पूरा। और ये वो ला नहीं सकता है, ठीक है, तो पूरा ही होगा। ये ऑब्वियसली एडजस्ट हो रहा है, इधर लिखने पे तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है ना, ये इधर क्रेडिट इधर डेबिट, तो एडजस्ट हम लोग लाइन बाय लाइन भी करते हैं तो भी बात बराबर है। और अगर अकाउंट वाइज देखते हो तो भी तो बात बराबर है ना, कि 9,200 उसका बैलेंस था, लेकिन बोल रहा है कि 4,000 एडजस्ट कर लो। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर पॉजिटिव बैलेंस कितना आया? 5,200। फिर भी तो उसे रियलाइजेशन लॉस भरना था 9,600, लेकिन उसका 5,200 था, तो उसको भरना कितना था? 4,400। लेकिन वो तो भर नहीं सकता है ना इंस्टॉलमेंट, तो लॉस कितने का है? 4,400, लॉस तो आएगा ही। अच्छा, अब देखो 4,400 का आ गया। अब ये कौन सा रेशियो बोलो क्या होगा? एक्स और जेड का रेशियो बोलो, कौन सा रेशियो लोगे? हम एडजस्ट, 2:1 लेंगे। हाँ 2:1 मत, 2:1 मत, 3:1। देखो 27,600 और कितना था? है 3:1 ही होगा। 27,600 और 9,200, ये वाला नहीं लेना है। ये कैसे लेंगे हम लोग? ये नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो हम लोग का गलत था, उसको तो रेक्टिफाई किया, तो रेक्टिफाइड वाला लेना पड़ेगा। कितना हो जा रहा है? 3:1। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 गुना है 9,200 का, 3 गुना है, तो 3/4 और 1/4। तो बोलो कितना होगा? ठीक है, 3,300 और 1,100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्स और जेड कंपेंसेट करेगा, तो एक्स का डेबिट जेड का डेबिट 2y हो जाएगा, ठीक है, तो 3,300 1,100 और 4,400, ठीक है, तो बाई एक्स बाई जेड 2y, बाई एक्स
बाई जेड और टू वाईज कैपिटल। अच्छा, टू वाई बोल के एक्स में जाएगा 3300 और जेड में आएगा 1100 और एक्स बोल के वाई में चला जाएगा 3300 और बाकी पीछे लिखेंगे बाई जेड। कितना हो रहा है ये, बीच में आएगा ना 1100, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं आएगा जाएगा। अभी ये सबको क्या करना है, टोटल। अच्छा, रियलाइजेशन का जो कैश है उसका एंट्री कर दे, ये वाला बाई कैश ये बच गया था तो इसका एंट्री कर कैश अकाउंट में। टू कैपिटल होगा ना, टू एक्सेस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। कितना आया था, 9000 और 4800 हो गया। अच्छा, अब इसका टोटल करके देखेंगे कि कौन से पार्टनर का क्या हो रहा है। वाई का तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो वाई का 9200, इधर कितना हो रहा है 9 और 4000 कितना हो रहा है 13600। इधर भी कितना आ जाएगा 13600। वाई का तो क्लोज हो जाएगा, जो भी डेफिसिट है वो दोनों देके क्लोज कर रहे हैं। अब देखो जेड का क्या है, जेड का 9200 क्रेडिट बैलेंस था प्लस 4800 क्रेडिट बैलेंस था। तो वैसे भी देखो इसका लॉस इससे सब्स्टिट्यूट हो गया। 9200 क्रेडिट था और उसको वाई को देना था 1100, फिर भी उसके पास जो है पैसा रिसीवेबल मोड में आएगा। तो 9200 प्लस 4800 कितना हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर भी लिख देंगे और इसको पैसा मिलेगा दिख रहा है टू कैश। कितना मिल रहा है 8100। 5900 माइनस होगा ना, 5900 तो 100 और ये हो जाएगा 8। हाँ, और एक्स का देखो 27600 पॉजिटिव, 10000 और 9600 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब इधर ही ज्यादा है, इसको ही पैसा मिलने वाला है। तो 37 और 9 कितना होगा, हाँ 47,200 इसका पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा, इसको इस पैसे में से, ये अमाउंट में से क्या क्या इसको डिडक्ट करवाना पड़ेगा, एडवांस, सॉरी ये वाला रियलाइजेशन लॉस 9600 और वाई को जो देना है 3300, मतलब कितना हो गया 12,900। तो 12,900 माइनस होने के बाद भी तो इसके पास बच जाएगा, कितना होगा। अच्छा, अब ये अमाउंट हम लोग कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाई एक्सेस कैपिटल बाई जेड, जेड्स कैपिटल 34,300 और 8,100, ठीक है। अच्छा, अब टोटल करते हैं कि कितना पैसा आया। तो 1000 और एसेट बेच के 61,500, मतलब 66,500, और इन दोनों ने रियलाइजेशन के लिए पैसा लाया जो कि गार्डनर वर्सेस मोरे के लिए अप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा 60, 80,000। ओ, ये वाला वो, अच्छा वही टर्म भूल लिखे पीछे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 76,900, 76,900। अब इसमें से क्या क्या पे ऑफ करेंगे, ये पे कर देंगे रियलाइजेशन का ये दो खर्चा, और एक्स और जेड को ये अमाउंट पे करने के बाद देखो बच रहा है कुछ, बचने से 5,000 बचेगा। देखो 5,000 बच रहा है, तो इसका मतलब इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 5,000 जो बच रहा है उसको बैलेंस नहीं लिखना है, क्योंकि बिजनेस में कुछ बैलेंस नहीं बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा बाई जेड लोन बोल के यहाँ पर आ जाएगा 5,000, और ये जो वर्किंग नोट बनाए हो इसको क्लोज कर लो, टू कैश अकाउंट बोल के 5,000।
ठीक है। अच्छा, अब इंसॉल्वेंसी अगर सारे पार्टनर का होता है तो क्या रूल्स होता है वो एक बार हम लिखवा देते हैं। देखो, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या करना है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, अगर सभी इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या इंपैक्ट होगा। अगर सबको इंसॉल्वेंट हो जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम में कौन आएगा। हाँ, जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं जिनको भी पे ऑफ करना है उनको कोई भी पे करने वाला बचेगा नहीं। अब अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत, और जो नहीं मिलेगा वो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा। भाई बाहर वाले ही बेयर करेंगे, क्योंकि अब तो और कोई पार्टनर बेयर नहीं करेगा कि उसके बदले वो लेके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया मींस इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म और insolvency of firm means creditor will not be paid in full। पूरा क्रेडिटर को नहीं मिलेगा, हो सकता है कभी कभी थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला। और यहाँ पर क्रेडिटर का मतलब सिर्फ सप्लायर का बात नहीं है, यहाँ पर क्रेडिटर का मतलब आउटसाइडर जो भी है जिनके ऊपर मतलब जिनका ऑब्लिगेशंस फर्म के ऊपर है वो सभी क्रेडिटर हो। ठीक है, तो इस केस में रूल्स क्या होता है, लिखो इन दिस केस outside liabilities can't be paid off, can't be paid in of can't be paid in full, so it should not be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, अब तक जितने भी लाइबिलिटी थे रियलाइजेशन अकाउंट में लिख रहे थे जो पे ऑफ करना होता है। और अगर पे करने का बाद कुछ नहीं बोला हुआ था तो भी हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि कुछ ना हो वो बुक वैल्यू में तो पे होगा ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई लाइबिलिटी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वो पे होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एक भी लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखो आउटसाइडर लाइबिलिटीज will have to bear the deficiency। मतलब जितना भी डेफिशिएंसी होगा, अब मान लो किसी को 1000 रुपए मिलने वाला था, 1000 से 1 रुपए भी उसको नहीं मिल रहा है तो फुल डेफिशिएंसी। और अगर 1000 पे मान लो 200 मिला 800 नहीं मिला तो 800 का डेफिशिएंसी, लेकिन उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों का नहीं जाएगा क्योंकि रियलाइज्ड होने का कोई चांसेस नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब देखो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो मान के चलो कि रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे इसीलिए नहीं क्योंकि कुछ भी रियलाइज नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो बाकी जो भी लॉस होगा वो हमें कहाँ दिखाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट एक बनेगा। जैसे मान लो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर दिया हुआ है हम लोग के बैलेंस शीट में 10,000, अब इसको हम लोग 2000 पे कर सकते हैं तो टू बैंक बोल के कितना लिख देंगे 2000, और बाकी क्या लिखेंगे डेफिशिएंसी। ऐसे कितना लिखना पड़ेगा 8000। लेकिन ये क्रेडिटर का जो अमाउंट है ये हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाए। ठीक है, अब पूरा दे पाओ या पूरा ही डेफिशिएंसी हो जो भी हो, ठीक है, पूरा ना दे पाओ या फिर आधा डेफिशिएंसी, सिंस फुल अमाउंट will not be paid to external liabilities, it will not be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पूरा नहीं पे कर पाएंगे ना इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। एंड सेपरेट लेजर, जैसे मैंने बोला अलग से लेजर बनेगा हर एक लाइबिलिटी का, एंड सेपरेट लेजर
will be opened for all creditor. यहाँ पर क्रेडिटर का मतलब सिर्फ सप्लायर नहीं, क्रेडिटर का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होंगे सभी का अलग अलग अकाउंट ओपन होना चाहिए। फिर पेमेंट विल बी डन इन द रेशियो ऑफ, ये भी समझाते हैं क्या, लिख लो, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का मतलब वही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, फुल स्टॉप। फिर डेफिशिएंसी विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, it will be transferred to partners capital account, it will be transferred to partners capital account according to outstanding amount, according to outstanding amount। तो देखो, सेपरेट लेजर ओपन करना है, फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है एक भी आउटसाइडर का डेटा। पेमेंट जो हम लोग कर देंगे वो कैसे होगा, रेशियो में। जैसे मान लो क्रेडिटर भी दिख रहा है, बैंक लोन भी दिख रहा है, ठीक है, क्रेडिटर भी दिख रहा है, मान लो बैंक लोन भी दिख रहा है, या फिर मान लो किसी और से लोन लिया है वो दिख रहा है, ठीक है, और कुछ दिख रहा है लाइक बीओडी दिख रहा है। तो अब मान लो 10,000 ही है, अब क्रेडिटर मान लो 10,000 है, ठीक है, बैंक लोन मान लो 12,000 है, इस तरीके से। तो अब अगर क्रेडिटर बोलेगा मुझे ही पूरा पेमेंट कर दो, मेरा पूरा जो है, यहाँ पर क्रेडिटर का मतलब सप्लायर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या पूरा इसको 10,000 मिलना चाहिए? नहीं, रेशियो में मिलेगा 10:12, ठीक है। मतलब जो आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या, जो लाइबिलिटी है वही लिखा है, पेमेंट विल बी डन इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो पेएबल अमाउंट है उसका रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करनी। तो झगड़ा हो जाएगा, क्रेडिटर बोलेगा मुझे दे दो, बैंक लोन के लिए बोला, वैसे प्रायोरिटी होता है पहले बैंक लोन ही जाना चाहिए, वो अलग प्रोसेस है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो का मतलब ये हो गया कि जिनको भी पेमेंट करना है उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना है। डेफिशिएंसी कहाँ ट्रांसफर करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में। जैसे अभी मैंने क्रेडिटर का दिखाया ना, टू डेफिशिएंसी बोल के लिखा, तो एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा, वहां पर हम लोग बाई क्रेडिटर बोल के कितना लिख देंगे, 8,000। फिर बोल रहे इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और उसके बाद वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी का वैल्यू जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अच्छा ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग वो करके देखते हैं, क्वेश्चन छोटा है इसीलिए कर रहे हैं। कौन सा वाला है जहां पर वो जो मैंने दिया था ना होमवर्क, हाँ थर्ड वाला, छोटा है ये। बोला है कि अमल विमल आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, अमल विमल जो है वो इक्वल पार्टनर्स है, देयर बैलेंस शीट दे दिया है, क्रेडिटर अमल्स कैपिटल प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक कैश और विमल्स ड्राइंग। मतलब दो पार्टनर है, एक का पॉजिटिव कैपिटल है, दूसरे का ड्राइंग्स कर रखा है और पॉजिटिव कैपिटल कुछ नहीं है। प्लांट मशीन फर्नीचर डेटर स्टॉक ये एसेट बेच के इनको मिला है, तो क्या क्या बिक गया, ये बिक गया, फर्नीचर डेटर स्टॉक सारा एसेट बिक गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का, अमल का प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेब्ट्स। मतलब बिजनेस में क्या देगा, उसका खुद का जो पर्सनल लाइबिलिटी है वो भी वो पे नहीं कर सकता है। बीमल्स प्राइवेट एस्टेट हैज ए सरप्लस ऑफ 200 ओनली। अब इसका बोल रहा है कि सिर्फ 200 रुपए ही बचा है, ज्यादा नहीं है, तो दोनों ही क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट। तो सब अगर इंसॉल्वेंट हो गए, क्योंकि दो ही पार्टनर था, अगर दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर हमारा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला केस होगा। हमें बोला है नेसेसरी लेजर बनाने के लिए, तो क्या क्या लेजर बनेगा, मैंने बोला रियलाइजेशन में ये दो ये मत दो, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगा, और कैश अकाउंट हम लोग बनाएंगे जैसे बनाते हैं, और जितने भी लाइबिलिटी अकाउंट है वो बनेगा, तो एक ही लाइबिलिटी है, क्या बनेगा, क्रेडिटर, और एक क्या अकाउंट बनेगा, मैंने बोला डेफिशिएंसी, और पार्टनर्स
कैपिटल। अकाउंट 3-4 है लेकिन सारा छोटा छोटा अकाउंट है। चलो एक बना के देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद कैश अकाउंट, क्रेडिटर। क्रेडिटर छोटा सा है, जो पेमेंट करना है और जो नहीं कर पाए बस उतना ही दिखाना होता है। और कोई लाइबिलिटी नहीं था, सिर्फ इस क्रेडिटर था तो मैंने क्रेडिटर किया, और कुछ होता तो वो भी ओपन करना पड़ता। यहाँ एक ही था, ठीक है। और कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और डेफिशिएंसी। पार्टनर्स कैपिटल और डेफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अच्छा अब हम लोग वैल्यू एक एक करके पुट कर रहे हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन यहाँ देख लेते जो भी है। अच्छा यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट बोल के सारे एसेट्स को ब्रॉट डाउन कर, टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर स्टॉक। प्लांट मशीनरी 2500, फर्नीचर 500। अच्छा फिर डेटर है हम लोग का 1000, स्टॉक 800। कैश है 200, तो कैश में लिख दो टू बैलेंस बीडी 200। और लास्ट में बचा हम लोग का बीमल्स ड्राइंग, तो ड्राइंग्स है तो फिर कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो अमल और बीमल दो पार्टनर है, अमल और बीमल। तो बीमल का अगर ड्राइंग्स है तो हम लोग किधर लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, मतलब बोल सकते हैं ना ये नेगेटिव कैपिटल है इनका 500, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इधर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट में इसका बैलेंस डालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी 4800। और अमल का कैपिटल 750, तो ये पॉजिटिव है, इधर लिखो बाई बैलेंस बीडी 750। हो गया, बैलेंस शीट का जो भी डेटा था लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद ये बेचा गया है तो इसको लिख दो बाई बैंक बोल के, जो भी बेचा है हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बाई बैंक, नहीं कैश है कि बैंक है हमारा लेजर, कैश, तो ठीक है कैश लिखो। प्लांट मशीनरी सभी बिका है, फर्नीचर, डेटर स्टॉक सब बिका है। तो प्लांट मशीनरी देखो 1250, 150, 400, 1250, 150, 400 और स्टॉक कितना है 500। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 400 और 500 900, 1050 प्लस 1250 मतलब 2300, 2300 ये कैश हो गया। अच्छा कैश में लिख दो टू रियलाइजेशन बोल, क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन बोल के एसेट रियलाइज्ड 2300। अच्छा और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस था नीचे, देख बस और कुछ था नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 175। तो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 175, ये कैश में ट्रांसफर करो बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस 170। अच्छा और यहाँ पर बोला है कि बीमल सिर्फ 200 दे सकता है अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है।
अच्छा, तो बीमल से 200 मंगवा लेंगे अगर वो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाला बात नहीं, वो 200 रुपए दे सकता है, तो फिर पैसे का तो जरूरत है, तो इनसे 200 रुपए लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? बाई कैश। कितना? 200, क्योंकि यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीमल का लॉस अमल बेयर करने वाला है नहीं, तो इसका तो कुछ भी नहीं है, अगर होता तो लेके आ जाता। अब ये बोल रहा है ये 200 रुपए दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? जैसे रियलाइजेशन करते हैं वो वाला, हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, याद रहेगा कौन सा सबसे पहले क्लोज करना है। रियलाइजेशन में लॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है, देखो लॉस ही होना चाहिए, जब दोनों इंस्टॉलमेंट है नॉर्मली तो लॉस होता है, देखो 4975 होना चाहिए, है ना? 4975 माइनस 2300, 5726 बाई रियलाइजेशन लॉस, अमल और बीमल रेशियो इक्वल बोला था शायद, इक्वल पार्टनर, तो 1:1, तो इसको डिवाइड करो हाफ हाफ में, 337, और इसको 8 लिखना पड़ेगा तब जाके 2675 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक 7 लिखो, एक 8 लिखो, कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर? कैपिटल में, टू रियलाइजेशन लॉस 1337 और 1338, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से हमें क्या पता चलेगा? कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से हमें ये पता चलेगा कि कितना डेफिशिएंसी है। देखो ए का कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 750, लेकिन उसको रियलाइजेशन लॉस कितना लाना था? 1337, अब उसका पूरा ही डेफिसिट हो जाएगा। अब वो क्योंकि फुल्ली इंसॉल्वेंट है, तो क्या वो ला सकता है बचा हुआ अमाउंट? कुछ भी नहीं ला सकता है, तो उसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? देखो अभी लिखा था डेफिशिएंसी में, देखो यहाँ पर लिखवाया था डेफिशिएंसी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ बाई डेफिशिएंसी, देखो कितना था, 587। बी का देखो, बी का कितना हो रहा है लॉस? 500 तो उसका नेगेटिव था, और 1338 उसको रियलाइजेशन लॉस लाना था, तो टोटल उसको लाना कितना था? 1838, जिसमें से वो कितना ला सकता है? 200, तो बाकी डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा? व्हाट? 550, तो कितना हो जाएगा? 1888, अच्छा 1888 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 1688, इतना डेफिशिएंसी है। तो ए के वजह से कितना डेफिशिएंसी हुआ? 587, और बी के वजह से कितना डेफिशिएंसी हुआ? 1688। अब ये दोनों डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल, मतलब कितने 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 डेफिशिएंसी कौन से पार्टनर ने किया? तो 587 इसने किया, 1688 इसने किया, ये सेकंड वाला हमारा बंद होगा, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे बंद कर दिया ये अकाउंट। अच्छा, इसके बाद हम लोग को कैश अकाउंट बंद करना चाहिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बंद करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आउटसाइडर लाइबिलिटी पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो देखो यहाँ पर हम लोग कितना हमारे पास कैश है? हाँ? ओ अच्छा, वो कैश अकाउंट में जाएगा, अच्छा हाँ, ठीक है, तो लिखो, किधर लिखना है? बाई की टू साइड में? टू, हाँ वो ला सकता है ना, तो टू बीस कैपिटल क्रॉस पोस्टिंग 200। अच्छा, तो देखो इनके पास टोटल पैसा कितना जमा हुआ फिर भी? 2700 हो जाता है,
ठीक है, 2700 इनके पास पैसा होगा, जिसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे कर देंगे, तो बचा कितना? ये अमाउंट किसको जाना चाहिए? क्रेडिटर को। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 4800, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा क्रेडिटर को चला जाएगा, फिर भी क्रेडिटर फुल्ली पे नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर तो 4800 है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई क्रेडिटर बोल के लिख दो, यहाँ बैलेंसिंग फिगर बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्रेडिटर को ये अमाउंट क्रेडिटर को लिखना है कि भाई ये पैसा मुझे क्रेडिटर को देना है। पूरा ही क्यों क्रेडिटर को चला गया? क्योंकि क्रेडिटर 4800 था। अब क्रेडिटर में इसका क्रॉस पोस्टिंग टू कैश 2525, तो क्रेडिटर को हम लोग 2525 दे सकते हैं, तो कितना नहीं दे सकते हैं? 2275। इसको क्या बोल के लिखेंगे? टू डेफिशिएंसी। ठीक है, ये डेफिशिएंसी बोल के आ जाए। ये थर्ड नंबर पे क्लोज किया हम लोगों ने, तो ये टोटल हो गया 4800। अब ये डेफिशिएंसी को डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर दो, बाई क्रेडिटर बोल के 2275 बाई क्रेडिटर 2275, और ये देखो मैच हो जाएगा। ये इतना डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टनर लोग केपेबल नहीं है वो लाने के लिए, और उनका भी डेफिशिएंसी देखोगे तो उतना ही अमाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी हुआ। तो ये सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश अकाउंट, और उसके बाद ये वाला क्लोज होगा। मतलब ये 5 नंबर पे क्लोज हो रहा है, 1 2 3 4, और हाँ, ये 5th नंबर पे क्लोज हो जाएगा। एक इलास्ट्रेशन 9 है, वो हम होमवर्क दे रहे, वो हम लोग का जैसा है वैसा क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया वैसे ही कर सकते हैं। बस उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा हुआ है और कुछ है नहीं, लेकिन रूल्स वैसा ही रहेगा। ठीक है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन तो जब सिखाएंगे तभी कर सकते हो। ये बस एक होमवर्क दे रहे हैं, अगर हो तो ये कर सकते। ठीक है, फिर आज इतना ही। Bye, ma'am.